हेलो स्टूडेंट्स, आइए दोहराते हैं अब तक हमने इस बहुमंडलीकृत विश्व के बारे में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो अब जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको दो पार्ट में करके बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको क्या लगता है ये जो भूमंडलीकृत विश्व बना था, ये आज जैसे हम देखते हैं, आज हम यहाँ से वहां सामान पहुंचा देते हैं, तो क्या ये पहले नहीं होता था? तो ये पहले भी होता था। हम इसमें ये देखेंगे कि पहले किस प्रकार होता था और अब किस प्रकार होता है, कितने चेंजेस आए हैं, जो टाइम फ्रेम है, कितने टाइम में कैसे कैसे चेंजेस आए, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो पहले क्या होता था, ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, पर एक मार्ग होता था, उस मार्ग का नाम है रेशम मार्ग। अब इसमें ऐसा नहीं होता सिर्फ रेशम की चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती। जैसे ये हमारा भारत है, भारत से चीन कुछ जा रहा है, चीन से यूरोप कुछ जा रहा है, यूरोप से अमेरिका कुछ जा रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है। तो उन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किस मार्ग का यूज होता था? रेशम मार्ग का। तो पहले स्टार्टिंग में ना सबसे ज्यादा रेशम, जो रेशम का कपड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं सिल्क, वो सबसे ज्यादा क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। उसके बाद कई चीजें आ गई, फिर फूड भी आ गया, फिर हमारे स्पाइसेस भी आ गए, फिर मनी हो गया, वैल्यू हो गई, ठीक है। और जैसे समझो कोई, मैं रिलीजन कोई फॉलो करती हूँ, मैं बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ, तो अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ तो मैं और दूसरे लोगों को भी अपने रिलीजन के बारे में बताऊंगी, ठीक है, उनको जो भी मैंने सीखा उनको बताऊंगी। तो एक तरह से मैं वो रिलीजन और कल्चर भी अपने एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही हूँ। बात करें फूड की, खाने की, तो खाने की जब जैसे हमने बात करी थी, जो स्पेगेटी है हमारा, वो चीन से यूरोप में गया, पहले नूडल्स था, फिर लेकिन उसको नाम बदल के स्पेगेटी दे दिया। वैसे ही अगर मैं बात करूँ पास्ता की, वो अरेबिक खाना था, अरेबिक फूड था, लेकिन आज इटालियन लोग खाते हैं उसे, इटाली इटली के नाम से जाना जाता है कि इटली में काफी फेमस है। वैसे ही अगर देखा जाए तो पोटैटो की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे वास्को ड गामा ने, क्या हो रहा था जब ये ट्रेड हो रहा था ना, तो ट्रेड हो रहा था तो हर कंट्री में ये दिख रहा था कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो जो भारत है ना हमारा, वो काफी फेमस था। फेमस कैसे? जो हमारे भारत है ना, उसमें रॉ मटेरियल काफी अच्छा मिलता था। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, कॉटन की, ठीक है, वो आज भी काफी ज्यादा इन डिमांड है। स्पाइसेस की, तो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से सामान लेकर जाते थे और हमें क्या देते थे, वो उसके बदले सोना हो गया, या जिसे हम बोलते नहीं है मुद्रा करके, पहले तो मुद्रा ही बोलते थे, वो उससे ट्रेड किया जाता था। हमारे पास खूब सारी हो गई थी, तो लोगों को पता था कि हाँ भाई ऐसी कोई कंट्री है जिसके पास बहुत पैसा है, तो लोग खोज करने निकल गए। वैसे ही वास्को ड गामा ने भारत की खोज की। और अगर मैं क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करूँ, तो खोज जब वो भी करने निकले, जब उन्होंने भी ट्रेड रूट निकाले लैंड के जरिए, लैंड मतलब हमारा नॉर्मल ये रेशम के मार्ग की, जैसे हमने बात करी समुद्र के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उन्होंने क्या ढूंढा, अमेरिका ढूंढा। तो जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि यार अमेरिका का ये जो लैंड है वो तो काफी अच्छा है, मतलब वहां पे काफी उपजाऊ जमीन है, काफी अच्छी खेती हो सकती है। तो जो हमारे ये हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, कॉर्न हो गया, मकई जिसे हम बोलते हैं मक्के के दाने, सिट्टे, ठीक है, ये सारी चीजें ना हमें अमेरिका में मिली। फिर अमेरिका से वो अलग अलग जगह पर गई। तो अगर मैं जैसे बात करूं आलू की, ठीक है, मिला तो ये हमें कहाँ पे, अमेरिका में। अब जैसे और भी लोग ढूंढते, उन्हें कोई चीज मिलती है तो 10 जगह जाके बताते हैं। तो वैसे ही जब यहाँ पर आलू की खोज हुई, पता चला कि हाँ एक आलू है, काफी अच्छा प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को देते हैं। तो अब यूरोप यूरोप में ये क्या है, चला गया, यूरोपियंस क्या करने लगे, उगाने लगे। तो कई जगह पे ना आलू की वजह से लोगों की सेहत अच्छी हो गई, उनका लिविंग रहने का ढंग अच्छा हो गया, उनको अच्छा, बॉडी को अच्छा खाना मिलने लगे। लेकिन कई जगह इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। बुरा प्रभाव कैसे पड़ा, अगर मैं बात करूं मेरे इटली की, ठीक है, अगर हमने पढ़ा था आयरिश फेमाइन, ठीक है, आयरिश फेमाइन में क्या हुआ था कि उन लोग वो ना पूरे डिपेंडेंट थे, सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही निर्भर थे, आलू की खेती पे। तो क्या हुआ, मौसम खराब हुआ, मौसम की वजह से वहां पे क्या हुआ, आलू की जो उनकी खेती थी वो एकदम नष्ट हो गई। अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, पूरे के पूरे लोग, सारे के सारे लोग क्या हो गए, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो उस जगह की थी, वो क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई, वो क्या हो गए, मर गए, क्योंकि था ही नहीं आलू। सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर थे, आलू पे। अब जब उसी की खेती नहीं होगी तो क्या करेंगे वो लोग। तो ये सीन हुआ था हमारा आयरिश फेमाइन में। अब अगर मैं बात करूं कि आगे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा अमेरिका, उन्हें पता चला कि वहां पे क्रॉप्स और मिनरल्स जो है, मतलब प्लांटेशन करने के लिए, ये सारी चीजें क्या काफी अच्छी जगह है अमेरिका।
तो लोग उसकी खोज करने निकल गए। तो वही हमारे जो पोर्टुगीज के लोग होते हैं, स्पेनिश के लोग होते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग होते हैं, वो ढूंढने निकल गए। ढूंढने मतलब वो एक तरह से ना, उनके दिमाग में था एल डराडो। एल डराडो का मतलब ये होता है एक फेबल स्टोरी, मतलब हमने इमेजिन कर लिया कि हाँ ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बहुत सोना ही सोना है, हमें असली में पता नहीं है, बट ये हमने बस ऐसा सोच लिया। तो वो अमेरिका को एक एल डराडो जैसा मानते थे और उस पर कब्जा करना चाहते थे। उसको कब्जाने के लिए पोर्टुगीज और स्पेनिश के चले गए, अमेरिका चले गए। पर उन्होंने ना वो जो जंग जीती अमेरिका के अगेंस्ट, वो वेपन से नहीं जीती। वेपन तो था, चलो वेपन एक हम मान सकते हैं कि इससे जंग जीती जा सकती थी या वो लेकर भी गए थे, लेकिन इसके अलावा था वहां पे क्या आ गई थी, बीमारी आ गई थी जिसके बारे में हमने बात करी थी। क्या आ गया था वहां पे, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कैसे, अब जैसे यूरोप के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यूरोपियन लोगों में ना पहले से ये वायरस हो रखा था। वायरस तो क्या, एक तरह से बीमारी होती है जो एक तरह से मेरे में है, तो अगर मैं किसी को टच करूंगी तो दूसरे में भी जा सकती है, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो। तो क्या हुआ था, यूरोपियन में ये पहले से हो रखी थी, तो उन्होंने ना अपने लिए एक तरह से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो चुका था और उन्होंने उसके लिए दवाई वगैरह निकाली थी। लेकिन अमेरिका क्या था, नया नया तो वो अभी देश बना था। देश तो क्या बना था, अभी नया नई उसकी खोज हुई थी, उनको खुद ही नहीं पता था अपने बारे में कुछ, और तभी यूरोप उस पर कब्जा करने आ जाते हैं। तो यूरोपियंस जब आते हैं तो उनको स्मॉल पॉक्स रहते हैं, तो वही स्मॉल पॉक्स अमेरिकन में भी फैल जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, अमेरिकन की बहुत ज्यादा डेथ होती है और उन्हें हार कर, अब उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो उन्हें फाइनली क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। तब यूरोपियंस कहाँ राज करने लग गए, हमारे अमेरिका पे। वहीं पे अगर मैं बात करूं यूरोप, अच्छा ये एक पार्ट हो गया हमारा स्टोरी का। अब अगर वहीं पे मैं बात करूं यूरोप की क्या सिचुएशन हो रही थी, यूरोप में ना पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। अगर मैं ये 1815 से पहले की बात करूं, 1815 की, तो यूरोप के देश की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों की जनसंख्या की मात्रा बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा क्या हो रहा था, वहां पे डिजीज हो रहा था और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आप जब बहुत सारे रिलीजन एक साथ आ जाते हैं ना, तो उनमें आपसी क्या होता है, मतभेद आ जाता है। ठीक है, मन मुटाव होने लगता है, तो लोग एक दूसरे पर ऐसे यकीन सा नहीं करने लगे और अच्छे से संबंध बनने लगे। तो लोगों ने क्या सोचा कि यार ये जगह रहने के लिए अच्छी नहीं है, इसे छोड़कर चलता है। तो वो सारे माइग्रेट करने लगे, कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका यूरोप को छोड़ के कहाँ जाने लगे, अमेरिका में। क्यों, अमेरिका में एक तो प्लांटेशन की अपॉर्चुनिटी थी, क्रॉप वगैरह उगा उगा सकते थे, और तभी तभी हमारा अमेरिका क्या था, उग रहा था। अमेरिका में जो सामान वो बनाते थे, वो यूरोप जाता था, मतलब जो भी क्रॉप वगैरह निकाले उसको यूरोप भेजा, जो पैसा है अमेरिका के पास। तो इस तरह से क्या था, हमारा अमेरिका उभर कर आ रहा था। उसके बाद आते हैं हम हमारे मकई कानून भी, जिसे हम बोलते हैं कॉर्न लॉ भी बोलते हैं। तो जैसे क्या हो रहा था, सिचुएशन क्या हो गई थी हमारे यूरोप की, एक सेकंड में बताती हूँ। हम्म तो अब यूरोपियंस क्या हो गए थे, डिपेंडेंट हो गए थे अमेरिकन कंट्रीज पे। किस चीज के लिए, अपने खाना वाना खाने के लिए, या कॉर्न वगैरह होता है ना जो हमारे अमेरिका से आ रहा था। तो इन लोगों ने ना ये देखा, जो यहाँ पे जो लोग फार्मिंग करते थे इस कंट्री में, यूरोप में, वो ये देख रहे थे कि यार अगर हम बाहर से चीजें मंगाएंगे तो हमारे देश के लोग, मतलब यूरोपियंस के लोग, हमसे सामान खरीदेंगे ही नहीं। तो हम गवर्नमेंट को बोल के क्या करते हैं, ये जो कॉर्न लॉ है, मतलब एक तरह से ये जो इम्पोर्ट आ रहा है इसको बंद करवाते हैं। अब बंद करवाने से क्या होगा, अच्छा अब पता है क्या होता है, अगर हम बाहर से सामान मंगवाते हैं, जैसे समझो कोई सामान सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में ही बन रहा है, तो पता है ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो हमें ना महंगा मिले, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर कोई तीसरी कंपनी आके हमें माल बेचे, जैसे आपने देखा होगा चाइनीज फोन, चाइनीज कुछ भी चीज होती है वो सस्ती मिलती है, तो अगर हमारे वो चीज देश में आ रही है तो हम इंडिया का प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, है ना। वो बात अलग है, आत्मनिर्भर भारत या स्वदेशी मूवमेंट जो उस टाइम आया था। बट अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली क्या होगा, हमें जो चीज सस्ती मिलेगी, यही हमारी मेंटालिटी रहती है, हम वो खरीदेंगे। तो वहां पर भी ये हो रहा था, इनके देश में भी लोग उगा तो रहे थे, यूरोप में फार्मिंग हो रही थी कॉर्न की। ठीक है, और वहीं बाहर से भी हमारा क्या आ रहा था, सामान आ रहा था, कॉर्न आ रहा था। तो लोग जो चीज सस्ती पड़ रही थी वो ले रहे थे। तो अब इन फार्मर्स को ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्होंने सोचा कि भाई इनको बेनिफिट चाहिए, मतलब ऐसा कुछ चाहिए कि जिनसे ये पैसा कमा सके। तो इन्होंने गवर्नमेंट को बोला बोला कि आप बाहर से इसका इम्पोर्ट, मतलब अगर कोई बाहर से सामान आता है उसको क्या कर दो, बंद कर दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ लगा दिया ताकि बाहर से ये कॉर्न वगैरह ना आए। तो इन लोगों ने क्या शुरू किया, अपने ना दाम बढ़ाना शुरू कर दिया कॉर्न के दाम। तो वही इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ गया था, इंडस्ट्रीज भी सेटअप होने लग गई थी। हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में इसको कवर करेंगे। तो क्या हो गया था, उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। उन लोगों ने देखा कि यार इतना बेनिफिट हो रहा है इन लोगों को, फार्मर्स को, ठीक है, और इन लोगों की तो अच्छी कमाई हो रही है, इससे हमें तो कोई मुनाफा नहीं हो रहा, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो वो गवर्नमेंट को फिर से बोलती है कि ये जो कॉर्न लॉ है इसको क्या करो, फिर से हटा दो।
हटा दो इन द सेंस बाहर से हमारे देश में क्या है, सामान को आने दो, सो दैट एक कंपटीशन बना रहे, कंपटीशन बना रहे तो प्राइस भी क्या रहेगी, कम रहेगी। आ रही चीज समझ में? तो ये था हमारा मकई कानून। अब हम आगे देखते हैं, मकई कानून वाला हमने पार्ट कवर कर लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था, एक सेकंड इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व व्यापार के केंद्र के रूप में यूरोप, चीन के प्रतिबंधित विदेश व्यापार और अमेरिका की खोज के साथ यूरोप विश्व व्यापार के केंद्र के रूप में उभरा। तीन प्रकार के प्रवाह, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। तो क्या हुआ, जब कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती है, ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है ना, तो भूमंडी खंड जिसे हम बात करते हैं, भूमंडीकृत की बात करते हैं, तो क्या होता है, व्यापार बढ़ता है, ट्रेड होना शुरू होता है। जैसे आज हम देखते हैं हमारे अलग अलग कंट्री से सामान आता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो जो अगर हमें समझो कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगाने हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट अगर आप खाते हो, काजू बादाम, तो ये हमारा अफगानिस्तान से काफी ज्यादा आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं स्टील की, स्टील मेटल जिससे आपकी बिल्डिंग वगैरह बनती है, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, चाइना से। और अगर देखा जाए ना, हम बहुत सारा सामान मंगाते हैं चाइना से। स्टील के अलावा भी कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, कुछ कपड़ा हो गया, जो कपड़े वगैरह होते हैं वो बांग्लादेश से आते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये क्या हो रही है, ये व्यापार का प्रभाव हो रहा है। वहीं बात करूं श्रम का प्रवाह, आपने देखा होगा कि, जानते होंगे आप अपने रिलेटिव को या आसपास में सुना होगा कि हाँ भाई वो यूएसए में जॉब कर रही है, बाहर की टीसीएस की कंपनी में जॉब कर रहा है, कुछ ऐसे ही कि हमारे इंडिया इंडिया के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, श्रम का प्रवाह। और पूंजी का प्रवाह, ये एक होता है हमारा पूंजी, मतलब कैपिटल। समझो मैं लेबर लेकर जा रही हूँ, मुझे लग रहा है इस जगह पे अच्छा काम नहीं हो सकता, तो मैं कहाँ अपना पैसा कहाँ लगाऊंगी, इन्वेस्ट कहाँ करूंगी, किसी और देश में जमीन खरीद ली मैंने, और वहां पे लोगों को काम पे लगा दिया। तो एक तरह से क्या हो रहा है, वो पूंजी का प्रवाह है। तो इस तरह से ना चीजें होना शुरू हुई। अब अगर मैं बात करूं ये रिंडरप्रेस्ट कैसे आया, कैसे फैला, तो क्या हुआ, अब उससे पहले मेरे को बात करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी की। तो क्या हो रहा था, टेक्नोलॉजी का, जब हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे मैं बात कर रही हूँ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की, तो उसमें ना हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। चेंज क्या हो रहा था, एक सेकेंड, पहले क्या होता था, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह कुछ मीट वगैरह भेजना है, मतलब कि अगर समझो कोई मीट है, चिकन वगैरह है, कुछ भी, तो क्या होता था, वो जिंदा के जिंदा जानवर को ना एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तब उससे प्रॉब्लम क्या होती थी, टाइम ज्यादा लगता था। अब हम जिंदा जानवरों को भेज रहे हो, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि और किस तरह से भेजे हम उनका जो मीट वगैरह, तो उनको जिंदा लेकर जाना पड़ता था, तो इसमें प्रॉब्लम होती थी, वो ज्यादा जगह कंज्यूम करते थे, टाइम ज्यादा लगता था। बीच में ये होता था कि यार कोई जानवर मर वर जाता था, तीसरा होता था कोई जानवर कमजोर पड़ गया या हल्का हो गया, ये कुछ काफी ज्यादा दिक्कतें थी। तो क्या होता है, जहां पे हमें प्रॉब्लम दिखती है ना, हम वहां पे सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। तो सोल्यूशन ये निकला कि अब रेफ्रिजरेटर सिस्टम, फ्रीजर में हम रख सकते हैं। तो मतलब कि एक जगह पे मांस की कटाई वगैरह हुई, उसको फ्रिज में रखा, तो आप देखते होगे कि फ्रिज में हम चीजें रखते हैं तो काफी टाइम तक वो फ्रेश रहती है। तो क्या हुआ, जब ये रेफ्रिजरेटर वाला सिस्टम आया, तो उसमें हमने वो मीट वगैरह रखा, एंड फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एडवांटेजेस निकल के आया। एडवांटेजेस हमारे क्या हुए, जगह भी कंज्यूम नहीं होने लगी, जो ये पेरिशेबल होता है, एक तरह से पेरिशेबल मतलब सड़ने वाली जो चीज होती है, अब उसका भी कोई डर नहीं है, सड़ेगा भी नहीं क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है, ज्यादा दिन तक ताजा रह सकता है। ठीक है, अब हम बात करें 1880 के दशक के अंत में अफ्रीका पहुंचा, अंग्रेजों द्वारा आयातित संक्रमित मवेशियों द्वारा ले जाया गया था। मवेशियों के नुकसान ने अफ्रीकी ही आजवितियों को नष्ट कर दिया था, अनुबंधित श्रमिकों विदेश। अच्छा, अब इसमें ये, अच्छा रिंडर प्रेस की अगर मैं बात करूं, ये तो अभी मैंने आपको रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बताया। अब क्या हो रहा था, एक सेकेंड, हाँ, तो जब हमने देखा कि एक कंट्री, जो पावरफुल कंट्री, वो एक अपनी जगह से कॉलोनी बनाने लगे, जैसे ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बना लिया, ठीक है, फ्रांस ने वियतनाम को, तो ऐसे जो पावरफुल कंट्री है ना, वो कॉलोनीज बनाना चाहती थी हर कंट्री को, तो वैसे ही वो पहुंचे अफ्रीका। ठीक है, अब आपने अफ्रीका का मैप देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि काफी प्रॉपरली वो डिवाइडेड है, ऐसा लगता है कि किसी ने बैठ के लाइन खींची है। एक्चुअली में ऐसे ही हुआ था, बर्लिन में ना, ये जो पावर है, जो सुपर पावर से इनकी मीटिंग हुई थी, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये वाला पार्ट हमारा होगा, ये वाला पार्ट हमारा होगा, तो इस तरह से ये लाइन वाइन खींची हुई है। तो क्या हो रहा था, वो लोग ना वहां पे जो फार्मर्स थे काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे अपनी कैटल्स के ऊपर, वो खुश थे, मतलब उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, वो कैटल ब्रीड करवाते थे, उनका खाना पीना हो जाता था, बस उनको इतना ही चाहिए था और उनको ज्यादा डिमांड नहीं थी। लेकिन जब ये यूरोपियंस गए, ये जो अलग अलग कंट्री थी, ये वहां पे ना अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे माइनिंग शुरू कर सकते हैं, खुदाई वगैरह शुरू करके, या प्लांटेशन, उनके दिमाग में ऐसी चीज है। तो अब उन्हें ना लोगों से काम करवाना था, तो अब वो क्या करते, उनके पास कोई आइडिया वाइडिया भी नहीं था कि कैसे शुरू करवाए, क्योंकि ये लोग तो काम करने को तैयार ही नहीं है। तो क्या हुआ, वहां के जो सोल्जर्स थे ना, मतलब यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह को खड़ा करके रखते हैं या ऐसा कुछ हो रहा था,
तो वहां पे क्या हुआ, अब इनके लिए खाना जो है वो हमारा आता था वेस्ट साइड से, तो ये जो यूरोपियन वगैरह वो यहाँ से भेजते थे। तो क्या हुआ, जब इन्होंने जो खाना भेजा ना उसमें ऑलरेडी वायरस था। खाना मतलब जो मीट गोश्त वगैरह होता है जो जानवरों से होता है, तो वो ना सड़ चुका था, उसमें कुछ ऐसी बीमारी लग गई थी। तो जब लोगों ने वो खाना शुरू किया, लोग वहां पे मरने लगे। अब वही चीज जो कैटल वगैरह, वहां की जो कैटल्स वगैरह हैं, जो जो अफ्रीका के लोग जिन पे डिपेंडेंट है, उनमें भी वो चीज लग गई। यहाँ से लेके मतलब समझो ये अफ्रीका का हमारा मैप है, यहाँ से आया कोने में चला गया, तो इसने एक तरह से ना, फॉरेस्ट फायर नहीं होता, आग जो जल्दी पकड़ लेती है, उस तरह से पूरे अमेरिका को क्या किया, उसको कवर कर लिया और पूरे अमेरिका में ये फैल गया। अब अफ्रीका की बात करें, सॉरी अमेरिका बोल रही हूँ। हाँ, तो अब अफ्रीका पे क्या प्रभाव पड़ा, अब लोग जो काम नहीं भी करना चाहते थे यूरोपियंस वगैरह के लिए, ब्रिटिशर्स वगैरह के लिए, अब उनको करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, उनकी कैटल तो क्या है, मर चुकी है। तो इस तरह से ये रिंडरप्रेस्ट आया। अब अनुबंधित श्रमिक और विदेशों में भारतीय उद्यमी मुख्य रूप से हाँ, कैरिबीय द्वीपों, मॉरिशस और फिजी में पलायन कर गए। अच्छा, इसमें बात हुई है हमारे इंडेंचर्ड लेबर की, जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनके बारे में बात हुई भी है। बेसिकली होता क्या था कि अगर देखो, अगर हमें हमारे देश में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमें लग रहा है कि हाँ हमारे देश में हम नहीं काम कर सकते, कुछ ऐसा है नहीं, तो क्या था, हम बाहर जाते थे काम करने के लिए। तो वहां पे पहले क्या होता था, अगर किसी बाहर वाले आदमी को हमारे लोगों से काम करवाना होता था, तो वो क्या करता था, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेता था कि आप हमारे बंधुआ मजदूर हो, आप 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे साथ इस जगह पे काम करोगे, तो कुछ इस प्रकार से होता था। तो वही अगर मैं बात करूं ये अनुबंधित श्रमिक की, तो बेसिकली ये जो लोग थे, चाइना के और इंडिया के रहते थे। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया में ना पॉपुलेशन क्या थी, बहुत ज्यादा थी, जनसंख्या ज्यादा है, तो मतलब सबको काम चाहिए, तो सब कम दाम पे करने के लिए तैयार है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक तरह से मैं बोलती हूँ कम वेतन में लोग काम करने के लिए राजी हो जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे। ये रीजन याद रखना। तो यहाँ से लोगों को ले जाया जाता था। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली भारत की, तो यहाँ पे हमारा हो गया यूपी, बिहार, जो सेंट्रल इंडिया हमारा, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, बिहार, यूपी और तमिलनाडु, तो यहाँ से लोगों को लेकर जाया जाता था। अब यहाँ से कहाँ लेकर जाते थे लोग? मॉरिशस हो गया, कैरेबियन सी हो गया, ठीक है, गुयाना, त्रिनद, ये जो आइलैंड्स है हमारे, यहाँ पे ले जाया जाता था और यहाँ पर इनसे काम करवाया जाता था। अब क्या होता था, इनके साथ ना एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। एक्सप्लॉयटेशन मतलब इनका ना, मतलब बोलते थे कि हाँ 1 साल का काम होगा, तुम्हारे 1 साल काम करना है, लेकिन अब 10 साल तक काम करवाते थे। तो 10 साल तक इन लोगों से काम करवा लिया, इनसे झूठ बोल लिया, मारपीट करवा ली, ये सारी चीजें क्या होने लगी। और इस वाले पार्ट में पॉइंट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ, अब लोगों को समझ में आने लगे कि अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको वहीं रहना पड़ेगा। तो वहां के कुछ अलग अलग रिलीजन के लोग आते ना, हमारे भारत से तो कुछ लोगों को ले गए, कुछ कहीं और से आ गए, तो उन लोगों ने अपने अपने रिलीजन बनाना शुरू कर दिए। रिलीजन इन द सेंस, आपस में लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, तो क्या होता है, एक नया रिलीजन ही उभर के आ जाता है, नई चीजें उभर कर आती हैं। वैसे अगर मैं बात करूं एनुअल मोहर्रम प्रोग्राम की, वहां पे हो जाता था। मोहर्रम एक नया ट्रेडिशन बन के आया, जिसे कोसी के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ चटनी म्यूजिक, ये सारा आपकी बुक में बताया हुआ है कि चटनी म्यूजिक भी आया। ये इंडेंचर्ड लेबर्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो ये सारे हुआ। फिर क्या हुआ, बाद में बहुत हो गया इनका, मतलब कि बहुत ज्यादा इंडेंचर्ड लेबर हो गया, एंड फाइनली इन लोगों ने आवाज उठाई इसके अगेंस्ट, एंड 1921 में क्या हुआ, खत्म हो गया ये हमारा बंधुआ मजदूर का जो भी सिस्टम था। याद रखना, 1921 में। अब अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि, वृद्धि मतलब कमी है। अब हुआ क्या था, एक सेकंड मैं बताती हूँ। प्रथम विश्व युद्ध बेसिकली आपको याद रखें किसमें हुआ था, हमारे एक्सिस और हमारे ये अगर मैं बात करूँ एलाइज में कौन कौन सी पावर थी, बेसिकली जितनी भी हमारी जो सुपर पावर्स हो गई, यूरोप, ब्रिटेन वगैरह वगैरह, फ्रांस वगैरह, वो इसमें आती थी। और दूसरी एक्सिस जो थी वो हमारी वर्ल्ड वॉर 2 में थी, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें, इसमें हमारी सेंट्रल पावर थी। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो तब तक क्या था, ये जो युद्ध था ना, इसमें क्या हुआ, लोगों ने उसके साथ हथियारों के साथ इन सब से लड़ना शुरू किया, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जैसे क्या हुआ, जो हट्टे खट्टे लोग थे वो क्या हो गए, कम होने लगे, क्योंकि उनकी मौत वगैरह होने लगी, जिसकी वजह से हाउस होल्ड की इनकम, उनके घर की जो वेतन होती है वो कम हो गई, क्योंकि अब काम पे जो लोग जाते थे, उनकी तो मृत्यु होने लग गई ना। अब जो घर की औरतें थी उनको काम करने के लिए निकलना पड़ा। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता था, क्योंकि सभी लोग वॉर में चले गए थे लड़ने के लिए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे होने लग गया। अब जब प्रथम विश्व युद्ध में ना हमारा अमेरिका नहीं लड़ रहा था, ये चीज याद रखना। तो अब जो ब्रिटेन लड़ रहा था ना, तो अब लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो इसने क्या किया था, अमेरिका से लोन उठाया हुआ था, पैसे लिए हुए थे। तो
इसी चीज में ये जो अमेरिका हमारे एक न्यू इकोनॉमिक पावर क्या है उभर के आते हैं, एक न्यू कंट्री या न्यू बहुत पावरफुल नेशन, ये कैसे उभर के आते हैं। अब मैंने वॉर की बात करी, ठीक है, अभी इसी एस्पेक्ट में मैं तीन बातें बोल बताऊंगी। एक तो अभी मैंने बताया कि वॉर के टाइम पे इंटर वॉर सिचुएशन कैसी थी, वॉर के दौरान क्या हुआ, लोगों की हालत खराब होने लग गई, औरतें काम पे जाने लगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन हुआ, अमेरिका एज अ न्यू कंट्री इकोनॉमिक पावर इमर्ज हो गया। अब वॉर के बाद क्या हुआ, वॉर के बाद क्या हुआ, जैसे देखो अब क्या था, ये जो अगर कोई भी वॉर होता है ना, उसका इम्पैक्ट सब जगह फैलता है। मतलब क्योंकि देखो अगर बहुत ज्यादा सुपर पावर्स लड़ रहे हैं तो इनकी कॉलोनीज भी तो है, ये कॉलोनीज जो इनकी होती है उसमें जो लोग होते हैं उनको भी तो वॉर पे भेजते हैं। तो एक तरह से पूरे वर्ल्ड पे ये क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब अगर मैं बात करूं इससे हुआ क्या था, ठीक है, ब्रिटेन की पोजीशन पे क्या फर्क आया था ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। सबसे पहले तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इनका क्या हुआ था, ये इनकी डाउन हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये तो वॉर में लग गई थी। और जो हमारे इंडिया की और अलग अलग जगह पे जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो उभर कर आई। क्यों? क्योंकि इन लोग ये लोग ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे, ब्रिटिशर्स यूरोपियंस वगैरह, इनका ध्यान वॉर में था। तो अब ये जो हमारी इंडिया की कंट्रीज है क्या, इन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू किया, इन्होंने जो इनका सामान बेचना वगैरह था, ये सारी चीजें ट्रेड इन्होंने खुद से करना शुरू किया। तो जिसकी वजह से इनका जो कंट्रोल था ना कॉलोनीज पे, वो क्या होना शुरू किया, कम होना शुरू किया। ऊपर से इन्होंने क्या था, बहुत ज्यादा लोन भी दिया हुआ था, लोन लिया हुआ था अमेरिका वगैरह से, तो इनके पास अब उतनी ज्यादा पावर रही नहीं थी। अब क्या था, वॉर के टाइम पे तो क्या था, इन लोगों को कपड़े वगैरह की, गन की, वेपन की, तो ये इंडस्ट्री ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इन डिमांड थी, अच्छा खासा पैसा भी बना रही थी, ये सारी चीजें होती। लेकिन अब वॉर खत्म हुआ, उन सामानों की तो जरूरत ही नहीं है ना। अब जैसे लोगों ने एक बार को अपना ध्यान पूरा हटा दिया था एग्रीकल्चर वगैरह इन सब से रिलेटेड, अब उन्होंने पूरा फोकस करने लग गए वॉर के लिए सामान बनाना, कपड़े बनाना, जूते टोपी, ये सारी चीजें, तो सारा का सारा प्रोडक्शन उधर चल गया। अब जब वॉर ही खत्म हो गई, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब विश्व युद्ध पहला वाला खत्म हुआ, तो अब क्या करते लोग, प्रोडक्शन क्या हुई, एकदम खत्म ही हो गई, जो बूम थी एकदम। इसकी वजह से क्या हुआ, एकदम जो हमारी सिचुएशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट हमारी एकदम कम हो गई, जो लोग काम करते थे वो क्या हो गए, एकदम कम हो गए, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तो लोग अब ना एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे। एग्रीकल्चर मतलब अब उन्होंने सोचा कि यार अब खाना तो खाएंगे ही, कब तक इन सब चीजों पर डिपेंडेंट रहेंगे, खाना तो एक ऐसा सोर्स है ना जो जीने के लिए जरूरी है। तो अब इन लोगों ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, मतलब कि उगाना शुरू कर दिया। वरना वॉर के टाइम पे क्या होता था, बाहर के देशों से, जैसे हमारा इंडिया जैसा देश हो गया, ये सारा चीजें क्या करता था, खाना प्रोवाइड करता था। अब क्या हुआ, इनके यहाँ पे वॉर खत्म हुआ, इन्होंने भी क्या, वीट वगैरह, वीट हो गया, मकई हो गई, ये सारी चीजें उगाना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, डिमांड तो उतनी थी नहीं इन सब चीजों की, डिमांड मतलब लोग इतने ज्यादा मांग ही नहीं रहे थे। मतलब ठीक है, जितना लोगों को चाहिए था उतना बन रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बन रहा था। अब उन सब चीजों को क्या करते ये लोग, तो काफी ज्यादा चीजें क्या बन रही थी, एक्सेस में बन रही थी। अच्छा एक सेकंड, अब यहाँ पे चीजें ध्यान रखना कि ये जो क्या हो गया था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे क्या चेंज आया था, कि बहुत ज्यादा ग्लट क्रिएशन, ग्लट मतलब स्टॉक, जैसे स्टॉक हम बोलते हैं बहुत ज्यादा चीजें एक साथ इकट्ठा होना, तो ग्लट क्रिएशन होने लगे किस चीज का, वीट का। अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्राइसिस हो गया। अब कोई चीज ज्यादा एक्सेस मात्रा में भी होती है ना, उसकी वजह से भी क्राइसिस हो जाता है। अब इसके बारे में हम महामंदी के बारे में पढ़ेंगे। अब उससे बीच में मैं थोड़ा सा हेनरी फोर्ड के बारे में बता देती हूँ। अब हेनरी फोर्ड क्या था, इनके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह था। अमेरिका की अगर मैं बात करूं, तो इन लोगों ने हेनरी फोर्ड ने कार वगैरह बनाना शुरू किया। तो एक असेंबली लाइन उन्होंने फीचर, कॉन्वेयर बेल्ट नहीं होती मीट जिसमें हम काटते हैं, वो ऐसे जाती है, हमारा वो चिकन जाता है एंड देन फिर वो कटते जाते हैं, तो उससे उन्होंने आइडिया लेके एक असेंबली लाइन बनाई, कार वगैरह। अब जैसे अगर अभी मैं प्रेजेंट की बात करूँ, फोर्ड जो कंपनी है उसने हमारे इंडिया से तो एग्जिट कर दिया, क्योंकि इंडिया में इनका इतना फायदा नहीं हो रहा था अभी एट प्रेजेंट। तो ये सारी चीजें हो रही थी, अभी ये इतने रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ, ये हेनरी फोर्ड का एक नाम है जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने बहुत ज्यादा वो करा था, नाम आया था इनका, इन्होंने बहुत ज्यादा असेंबली लाइन उन्होंने देखो बहुत सारी कार वगैरह बनाना शुरू किया, तो ये असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया। अब अगर मैं बात करूं महामंदी की, अभी जैसे मैंने बताया ग्लट क्रिएट होने लगे, स्टॉल पाइल अप होने लगे, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, महामंदी 1929 से 1930 के मध्य तक दुनिया दुनिया ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भारी गिरावट दर्ज की गई। अच्छा अब आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि इतना सारा सामान बन रहा है, जैसे ग्लट क्रिएशन हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा सामान है, तो इसमें व्यापार में भारी गिरावट कैसे दर्ज हुई। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बन भी रही है, ठीक है, लेकिन लोग डिमांड ही नहीं करे, तो उसका क्या करेंगे, एक तरह से वो क्या होगी, हमारी वेस्ट ही जाएगी। अब देखना,
अब जैसे समझो अगर क्या बोलते हैं कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो एक चीज ध्यान रखना, उसका प्राइस क्या होगा, उसका जो दाम होगा वो क्या होगा, गिर जाएगा। अगर लेकिन अगर कोई चीज कम है, हमें भी लगता है ना, जैसे अगर मैं खाने की बात करूं, अगर कोई चीज कम है तो हमें क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर कहीं चीज बहुत ज्यादा अगर हमें खाने को मिल रही है तो हम नहीं खाएंगे, ठीक है, हम अवॉइड करेंगे, इतना नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा चीजें बन रही थी तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके दाम एकदम गिरने लग गए। इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। जो यूएस से है, ठीक है, उसने भी जो लोन दिए हुए थे दूसरी कंट्री को, जैसे यूरोप वगैरह को, उसने देखा कि यार अब सिचुएशन बिगड़ चुकी है, हर कंट्री में ये यूरोप ने लड़ाई वगैरह लड़ी, इनके पास अब कुछ पैसा वैसा वापस कर नहीं पाएंगे, तो इन्होंने अपने लोन विड्रॉ करना शुरू कर दिया, वापस लेना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है, अब इन्होंने ये देखा कि यार बाहर तो ये दिक्कत आ चुकी है, यूरोप में ये सारा सीन चल रहा था, यूरोप में तो दिक्कत आ चुकी है ये महामंदी वाली, कहीं हमारे फार्मर्स भी ना सफर करे। तो इन्होंने क्या लगा दी, इम्पोर्ट ड्यूटी, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर जो सामान आएगा उनका सामान महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, इनकी कंट्री का खरीदेंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। फिर अब ये जो यूएस की बैंक वगैरह अपनी देश में जो लोगों को पैसा वैसा क्या करते हैं, लेंड करते हैं, उधार पे देते हैं, वो देना भी बंद कर दिया, क्योंकि सिचुएशन क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम था वो भी क्या हो गया, कोलैप्स, कोई पैसा ना जमा करवा रहा ना ले रहा। तो एक तरह से बैंकिंग सिस्टम क्या हो, एकदम खराब हो जाएगा। तो अब ये सारी जब चीजें हुई हमारा, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, ठीक है, ये जब जब वॉर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो क्या हुआ, युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था का नेतृत्व, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ठीक करना है, तो इसका जो नेतृत्व किया था वो अमेरिका और सोवियत यूनियन, आज जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, आज तो अब ये रशिया अलग बन गया है। तो ये चीज है, अमेरिका और सोवियत यूनियन संघ के प्रभुत्व के कारण हुआ। इसका मतलब ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो इन्होंने देखा कि अब सिचुएशन खराब हो चुकी है, अब तो कुछ सही करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने ब्रेटन वुड संस्था का स्थापन करा। कहाँ पे किया ये, हेमिस्फायर में, जो कि कहाँ है, हमारे अमेरिका यूएसए में, ठीक है, वहां पे आईएमएफ और विश्व बैंक को इन्होंने स्टैब्लिश किया, उन्होंने बनाया। अब आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का काम क्या था, ये जो वॉर की वजह से जितनी भी इनकी इकोनॉमी फेल हुई है ना, अब उसको पैसा देके वापस उठाने का काम था इन लोगों का। आज की अगर मैं बात करूं, आईएमएफ क्या काम करता है और वर्ल्ड बैंक, बेसिकली आईएमएफ कंट्रीज की हेल्प करता है, इसमें जितनी भी जो सुपर पावर कंट्रीज है वो रहती है इसमें। तो आज ये देश को अगर किसी कंट्री में क्राइसिस आ जाता है, जैसे अभी हमारे में कोविड चल रहा है, कोविड आया था तो आईएमएफ ने काफी ज्यादा पैसा लेंड करा था। वहीं वर्ल्ड बैंक क्या करता है, किसी अगर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, कुछ ब्रिज बन रहा है या कुछ भी चीज बन रही है, तो आईएमएफ तब कंट्रीज को लोन देता है। आज के टाइम पे तो ये काम होता है। उस टाइम पे बेसिकली इकोनॉमी को उठाने के लिए ये जो दो इंस्टीट्यूशन है इनका स्थापक हुआ। अब मैंने जैसे बात करी यूएसए ने, मतलब अमेरिका ने, और हमारे यूएसएसआर ने इसका नेतृत्व किया। अब क्या थे, इसमें ये सुपर पावर वाले क्या थे, देश थे। अब लेकिन बाकी के जो कंट्रीज है, जैसे अगर मैं बात करूं जो कॉलोनियल कंट्रीज है, जिनके जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिनकी कॉलोनीज थी, जैसे हमारे इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का, अगर इसी का मैं एग्जांपल दूंगी, तो इन लोगों को लग रहा था कि यार ये चीज सही नहीं है, मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाली चीज सही थी, लेकिन जो इनके हेड थे, जो जितने भी लोगों को हेड बनाया गया था, वो सारे के सारे इन्हीं कंट्री के लोग थे, ये लोग नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या किया, इन्होंने अपना ही एक नया वो बनाया, G77, क्योंकि इसमें तो सारे पावरफुल देश थे, इनको इसमें लग रहा था कि यार ये हमारे लिए अनफेयर नहीं होगा। तो तब वो G77 का गठन किया उन लोगों ने, एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO की मांग के लिए नए उपनिवेशित देश ने G77 का क्या किया, गठन हुआ। अब एक और अगर मैं बात करूं इस ब्रेटन वुड की, एक होता है हमारा जैसे किस चीज को कितना लेंड करना है, किस कंट्री को कितना लेंड करना है, तो ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट के बेसिस पे होता है। ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इतना रेलेवेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे कंट्री को लेंड किया जाता है। एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा है, नई विश्व अर्थव्यवस्था, चीन की नई आर्थिक नीतियों और यूएसएसआर के पतन ने कई देशों को विश्व अर्थव्यवस्था की तह में ला दिया था। अब क्या हो गया था, जैसे कुछ कंट्रीज को लग रहा था, अगर इस पॉइंट को बेसिकली मतलब है, जिन कंट्रीज को लग रहा था कि यार इनसे आईएमएफ विश्व बैंक उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे इनके लिए। अब अगर आप आज देखते हो कि चाइना एक बहुत बड़ा वो है, मैन्युफैक्चरिंग हब जिसे बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जितनी भी एमएनसीज वगैरह ना, उन्होंने अपनी जो यूनिट है, अपना जो प्लांट वगैरह जाके चाइना में खोलना शुरू किया। एक तो वहां पे क्या था, लेबर की बहुत ज्यादा वो है कि चीप लेबर मिल जाता है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग सस्ते में काम करने के लिए क्या है, तैयार है। काफी ज्यादा रिसोर्स वाली कंट्री है वो, मतलब इजीली तुम्हें लैंड मिल सकता है, रिसोर्स मिल सकता है, तो इस वजह से काफी जगह ने
चाइना में जाके अपना ये सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने लग गया। और मैंने रीजन भी बताया कि G77 कैसे बनकर आया, क्यों? क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि IMF और विश्व बैंक में सारे पावरफुल देशों के लोग हैं, तो तब इस चीज का गठन किया गया। और एक और पॉइंट, जब ये ब्रेटन वुड्स का स्थापक हुआ था तब इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई थी। एक GDP जो ग्रोथ है वो 5% से बढ़ गई थी, 8% एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, तो काफी ज्यादा सुधार आया था। लेकिन एक कारण ये भी था कि इसको भी बंद करना पड़ गया था, मतलब बंद तो नहीं हुआ, आज भी है ये, लेकिन कुछ लोगों ने इसे छोड़ वोड़ दिया था। ठीक है, कुछ लोग अग्री नहीं हुए थे, एंड देन फिर ये चाइना में जाके इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी वंपनी खोलना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीजें हुई थी, ये सब कुछ हुआ था इस वाले चैप्टर में, एंड फाइनली हमारा चैप्टर ये वाला यहीं पे खत्म होता है। ओके।